रीजनिंग उससे कर दी तूने, असाइनमेंट जो दिए थे? हाँ तो अब उससे उससे जरूर करिए, उसके बगैर बात नहीं बनेगी है। मेरी वाली बुक में तो आईसीए वाली है। चलिए हाँ सेम है, तो वो आईसीए करी या वो करी सेम बात। लेकिन उसके बाद वो उससे भी करने पड़ेंगे जो असाइनमेंट भेजे हैं। उतना कर ले, इनफ है। चलो इधर देखो, अब ध्यान से सुनो। गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट पीरियड, एंशियंट का मतलब जानते हो ना, एंड ऑल्सो दैट ऑफ मेडिवल पीरियड। होता था ना एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब लास्ट जो एक दो डिकेड हुए हैं आपका, उनकी बात हो रही है। ठीक है ना? क्या कह रहे? अंग्रेज तो फिर भी और पुराने भी थे, हाँ वैसे ठीक है। मतलब पिछली 2 सेंचुरी की बात समझ लो बस। तो यहाँ पे गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट पीरियड, नहीं डिकेड 10 साल होता, सेंचुरी की बात करो। फैन थोड़ा सा स्लो कर दो। गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट पीरियड and also that of medieval period, we do find the mention of statistic. बस बेटा, we do find the mention of statistic in many countries. ठीक है? We do find mention of statistic in many countries. However, there remain a question mark about the origin of the word statistics. यानी कि ये हमेशा एक ओरिजिन रहा है, सॉरी ये हमेशा एक क्वेश्चन रहा है कि ये स्टैटिस्टिक वर्ड आया कहां से। तो इसके लिए आपका ये तुम्हारे ना उसमें भी था, 11th क्लास में जो पहले 2-3 वर्ड थे स्टैट्स के, उनमें था ये सब। देखो क्या लिखा है। वन व्यू इज दैट स्टैटिस्टिक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। ठीक है? एक तो ये बेसिकली है आपका। हाँ जी। वन व्यू इज दैट स्टैटिस्टिक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। फिर उसके बाद आगे लिखा है, according to another school of thought, it had its origin in the Italian word statista. पास्ता नहीं लिखा बेटा। फिर उसके बाद आगे लिखा है, some scholar believe that German word statistic was later changed to statistics. और इसके अलावा another suggestion is that French word statistic was made as statistics with the passage of time. ये ये आपको याद रखना है। और अब बात आती है सर इस पे पेपर पेपर पे क्वेश्चन कैसा आएगा, ये देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? स्टैटिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, ट्रू है ये तो। इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, ध्यान है पास्ता वर्ड से रिलेट करा। फिर स्टेटिस्टिक इज डिराइव्ड, क्योंकि उसमें ना वो क्यू था, ये तो वो था आपका। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन। अच्छा, आगे चलते हैं और अगला। अगला क्या लिखा हुआ है जरा देख लीजिए। इसके बाद है आपको जो डिस्कस करना है बेटा, बात नहीं, इसके बाद आपको डिस्कस करना है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। बेटा स्टैटिस्टिक को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक है सिंगुलर सेंस,
और एक होता है प्लूरल सेंस। ये सब आपको फर्स्ट जो आपका पेपर होता है फर्स्ट टर्म, या जिसे आप मिड टर्म बोलते हो 11th क्लास में, वहां पे ये सब पढ़ाया जाता है। सिंगुलर सेंस की अगर मैं बात करूं, तो सिंगुलर सेंस का मतलब होता है दोस्तों कि आप स्टेटिस्टिकल मेथड्स की बात कर रहे हो। जब भी आपका स्टेटिस्टिक में सिंगुलर सेंस की बात होगी तो स्टेटिस्टिकल मेथड की बात होगी, यहां पे देखो लिखा है। और जब भी प्लूरल नाउन की प्लूरल सेंस की बात होगी तो स्टेटिस्टिकल डेटा की बात होगी। एक्चुअली स्टेटिस्टिक में एक सिंगल वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक बच्चे के क्या मार्क्स आते हैं, एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आते हैं, एक बच्चे की हाइट क्या है, मैं इससे ना तो कोई एवरेज निकाल सकता, ना कोई वेरिएशन पता कर सकता, ना कोई कोरिलेशन निकाल सकता। ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक व्हेन यूज्ड एज प्लूरल नाउन may be defined as data, qualitative as well as quantitative। ठीक है। तो यहां पे जब प्लूरल नाउन की बात हो रही होगी तो किसकी बात हो रही होगी बेटा, डिफाइन एज डेटा। ठीक है। और डेटा दो होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा वही होते हैं जो रैंक्स, यूटिल्स, है ना, जहां पे आप मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हो। क्वांटिटेटिव डेटा तो आपको पता ही है, हाइट, वेट, मार्क्स, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, ये सब। अगला, इसके अलावा एक और बात कही गई है। क्या कहा गया है सुनो, स्टेटिस्टिक व्हेन यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। एक बार पढ़ना है बस ये, और नहीं तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको सुन लेना दोबारा भी। स्टेटिस्टिक व्हेन यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन मे बी डिफाइंड एज द मेथड्स। जो भी मेथड्स होते हैं स्टेटिस्टिक के, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो स्टेटिस्टिक कितने तरीके से डिफाइन होता है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिकल मेथड्स की बात होती है, मेथड्स जो हम पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेटिस्टिकल मेथड, एवरेज इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिक के। तो जब भी स्टैटिस्टिक को सिंगुलर सेंस में बात करी जाएगी तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात की जाएगी। जब भी स्टैटिस्टिक को प्लूरल सेंस में बात की जाएगी तो स्टैटिस्टिकल डेटा की बात की जाएगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक में एक सिंगल वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। स्टैटिस्टिक किसके साथ डील करता है, एग्रीगेट के साथ। किसके साथ डील करता है, एग्रीगेट मतलब टोटल के साथ। ठीक है। चलो ये समझ में आ गई बात। इसके अलावा आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। स्टेटिस्टिक इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा में जब डिफाइन किया जाएगा तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे जैसे अभी आपको दिखाए गए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला देखो, एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अब एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक की अगर बात करूं तो स्टेटिस्टिक कहां कहां अप्लाई हो सकती है बेटा, इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई हो सकती है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी अप्लाई हो सकती है, कॉमर्स और इंडस्ट्री में भी अप्लाई हो सकती है। ये सब एक बार आपको रीड करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि हम पढ़े इसे। ठीक है ना, आपको खुद से रीड करना पड़ेगा। ठीक है। कि स्टैटिस्टिक का एरिया ऑफ एप्लीकेशन बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया, स्टैटिस्टिक का एरिया ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ये एक बार पढ़ना पड़ेगा। और जैसे आप यहाँ पे अभी देखिएगा, ये देखो ये क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दीज। स्टैटिस्टिक इज कंसर्न विद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्या होता है, दोनों, बोथ ए एंड बी। तो आप जैसे जैसे वो पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप फिर जवाब देते जाओ। आगे देखो यहां पे अभी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और क्या बोला गया है जरा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक के नाम पे, कहता है स्टैटिस्टिक डील विद एग्रीगेट। ठीक है, यही बोला था थोड़ी देर पहले मैंने भी। स्टैटिस्टिक किसके साथ डील करता है, एग्रीगेट के साथ। एक इंडिविजुअल स्टैटिस्टिशियन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतनी सी बात है कि वो इंडिविजुअल जो है पूरे एग्रीगेट का ही एक हिस्सा है। समझ गए। तो ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है इसी लाइन के बेसिस पे। और जैसा कि पहले भी बता दिया, स्टैटिस्टिक इज कंसर्न विद क्वांटिटी डेटा, however qualitative data also can be converted to
क्वांटिटेटिव डेटा बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, और इसी न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? रैंक्स और यूटिल्स। ठीक है, चलिए। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा। बेटा डेटा दो तरीके से कलेक्ट होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सबको पता है प्राइमरी डेटा जो खुद से कलेक्ट किया जाए, सेकेंडरी डेटा जो किसी सोर्स से लिए। प्राइमरी डेटा जो खुद से कलेक्ट किया जाए, सेकेंडरी डेटा जो किसी सोर्स से लिए, यही मतलब होता है। लेकिन सिर्फ इतना सा ही खत्म नहीं होता। आप सभी ने स्कूल लेवल में भी पढ़ा हुआ है प्रॉपर कि कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा बेटा जी आपका क्या क्या होता था? इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू में भी कई सारे होते थे। पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। समझ में आ रही है बात? तो आपको बड़े अच्छे से इन्हें पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली and collect the required information then and there from them. In case of natural calamity, भाई ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक अ सुपर साइक्लोन और एन अर्थक्वेक और एन एपिडेमिक लाइक प्लेग, we may collect the necessary data much more quickly and accurately by applying this method। यानी कि आपकी ये बुक आपको सजेस्ट कर रही है कि जब भी नेचुरल कैलेमिटी आएगी तो आपका पर्सनल इंटरव्यू मेथड सबसे बेस्ट होगा। तो अगर तुमसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी विच ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज बेस्ट, तो आप जवाब वहां पे क्या लगाओगे? पर्सनल इंटरव्यू मेथड। समझ में आ गया? ऐसे पढ़ना पड़ेगा तभी तो जवाब लगा पाओगे। 5 नंबर का आएगा चैप्टर, 4 से 5 नंबर का, फ्री के मार्क्स हैं, एक बार पढ़ना है बस। ठीक है, तो वही मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कर सकते कि यार छोड़, मेहनत इसमें भी है, आपको एक घंटा इसमें भी देना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? इफ देर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है कि आप रेस्पोंडेंट के पास नहीं जा सकते, एज इन द केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, देन वी मे टेक रिकोर्स फॉर कंडक्टिंग इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तो यानी कि इस क्वेश्चन ने तुम्हें साफ साफ बता दिया, इन द केस ऑफ रेल एक्सीडेंट हमें कंडक्ट क्या करना चाहिए? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाएगा, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जवाब क्या होगा? इनडायरेक्ट इंटरव्यू में, जहां पे आप इन्वेस्टिगेटर जो है वो इंफॉर्मेशन करता है, किसके साथ गैदर करता है? डायरेक्ट जो पर्सन अफेक्टेड होता है उससे नहीं, बल्कि उससे रिलेटेड जो कोई पर्सन होता है ना, उससे करता है। जैसे जब कोई ओलंपिक्स में कोई हमारे यहाँ से प्लेयर जाता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन उससे नहीं मांग रहे होते, क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सारा खेल यहाँ का है। ठीक है ना? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आपको पता है डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? तो उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके कोच से बात करेंगे, है ना? तो दिस इज द वे, है ना? चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या कहा गया? टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा गया है, टेलीफोनिक इंटरव्यू इज क्विक। तो अगर तुमसे कभी पूछे कि बताओ, हाँ जी, अगर तुमसे पूछे कि आपका कौन सा क्विकेस्ट मेथड है, तो जवाब क्या होगा? अगर तुमसे पूछे नॉन एक्सपेंसिव वे कौन सा है, तो क्या जवाब होगा? टेलीफोनिक इंटरव्यू लेस कंसिस्टेंट होता है, लेकिन वाइड कवरेज करता है। लेस कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? एक बात बताओ, यूट्यूब पे सर्वे आता है, कितनी बार तुम जवाब देते हो, स्किप करते हो? ऐसे ही फोन पे तुमसे पूछा जाता है, नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इस बार बीजेपी या कुछ भी ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा, आप बताइए, आप पूरी बात सुनते हो पहले ही काट देते हो?
तो दोस्तों ऐसे ही टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है वो कैसा होता है, लेस कंसिस्टेंट होता है, नॉन रेस्पॉन्सिव भी होता है। लेकिन हाँ, वाइड कवरेज है, आप जापान में बैठे इंसान का भी इंटरव्यू कर सकते हो। और अच्छा, इन ये सब बातें ना, थोड़ी ये बुक जो जो भी कंटेंट है ये पुराने टाइम का लिखा हुआ है। आज के टाइम में व्हाट्सएप और पता नहीं इतने सारे जो ऐप बन चुके हैं, जो मतलब जिसमें आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर पाते हो, इतने सारे ऐप बन चुके हैं, है ना। तो है, हाँ जी, अरे ट्विटर की बात। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस, लेकिन ना तुम्हें कई बार कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, ये क्या लिख रही है बुक, लेकिन आपको बुक के हिसाब से ही जवाब देना है पेपर को, अपना दिमाग नहीं लगा। अच्छा, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कौन सा, टेलीफोन। क्या आप समझ पाए कैसे 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 क्वेश्चन आएंगे, हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट आर, फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट से लिया है तो इसलिए सेकेंडरी डेट। द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग, है। हाँ, अरे सेंसस तो खुद ही एक वो होता है ना बेसिकली, जो जनसंख्या करते हैं हाँ, तो पहले सेंसस हुआ, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन मेजर कर रहे हैं। तो एक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाइट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद द मेजरिंग टेप, प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब देख लो वही चीजें आ रही है ना जो, और पेपर में भी यही आएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ कोई पागल बना दिया आसान आसान से क्वेश्चन करा के, पेपर में भी यही आएगा। लेकिन ये तुम्हें तुम्हें तब आएगा पेपर में जब तुम पढ़ के जाओगे, अगर यही पेपर में आएगा तब भी तुमसे नहीं हो पाएगा अगर पढ़ के नहीं। अच्छा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा में WHO, ILO, क्या होता है ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रही थी, लोन, IMF और वर्ल्ड बैंक भी आपको पता। CSO का फुल फॉर्म, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये ISI पाकिस्तान वाला नहीं है, ठीक है, वो जो ISI माँ का नहीं होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अच्छा, इधर देखो प्लीज, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आपको, एग्रीकल्चर है शायद ये, ICAR, नहीं याद चलिए, अच्छा मेरी बात सुनो, अभी समझ में आ गए सोर्स ऑफ सेकेंड डेटा कुछ पूछे तो। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच करना, डेटा का, डेटा की जांच करना। इस पे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार रीड तो करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, रीड वंस, क्या लिख देता हूं, रीड वंस, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पहले प्रेजेंटेशन से पहले डेटा को क्या करना है, प्रेजेंटेशन होता है ना, टेबुलर फॉर्म, टेक्सचुअल फॉर्म,
डायग्रामेटिक फॉर्म, बिल्कुल। तो ये है, तो यहां पे सबसे पहले डेटा को क्लासिफाई करो। डेटा के क्लासिफिकेशन चार तरीके से होंगे, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये आपका बेसिकली चार कैटेगरी है। किसकी? डेटा की क्लासिफिकेशन की। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम बेस्ड होता है। चैप्टर को ना इसे इग्नोर मत करना, दोबारा भी कराऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसकी चैप्टर की वेटेज पेपर में अच्छी होगी। एरिया बेस्ड, ज्योग्राफिकल क्या होता है? एरिया बेस्ड। ठीक है, चलें आगे, पूछा जा सकता है भाई। अगला देखिए, कुछ खास नहीं, बेकार है। अच्छा, आपको शुरुआत में बता दिया था डेटा में बी फर्दर क्लासिफाइड एज फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी, ध्यान है? ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। दिव्या पहले ही बोल रही थी यस सर, अरे बोलने तो दे, मैंने क्या क्या ध्यान है, मैंने कहा ध्यान है करी यस सर, अरे क्या। ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। अच्छा ये देखो, ये एक अच्छी लाइन है, द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा बिलोंग टू द फ्रीक्वेंसी ग्रुप। और आगे क्या लिखा है? वेयर एज टाइम सीरीज डेटा एंड ज्योग्राफिकल डेटा बिलोंग टू नॉन फ्रीक्वेंसी, जो एरिया बेस्ड है। तो इसकी और डिटेल में नहीं, लेकिन ये है कि पेपर में अगर ऐसा कुछ पूछा कि टाइम सीरीज डेटा है, ज्योग्राफिकल डेटा कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी डेटा है नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा, तो आप जवाब दे सकते हो क्या? नॉन। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, ऊपरी तौर पे पढ़ना है। समझ गए? अब प्रेजेंटेशन में तीन प्रेजेंटेशन होती है, टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक। खत्म होने वाला चैप्टर, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है? और लेकिन हाँ, अनइंपॉर्टेंट मत समझ लेना बस इस चैप्टर। अब देखो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या पढ़ना है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में लिखा है दिस मेथड कंप्राइजिंग, भाई बात ना करो, दिस मेथड comprising presenting data with the help of paragraph or a number of paragraph. The official report of an inquiry commission, गवर्नमेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वो हमेशा किस में होती है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। यही बात पूछी जा सकती है आपसे। इसके बाद ये बीच में कुछ लिखा हुआ है, इग्नोर करो, जो जो मैं बता रहा हूं बस उतना पढ़ लो। मेरिट, अब मेरिट क्या है? मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। मेरिट के नाम पे ये है भैया, सिंपल है। इवन अ लेमैन, लेमैन होता है नॉन टेक्निकल पर्सन, लेमैन कौन होता है? नॉन टेक्निकल पर्सन कैन प्रेजेंट डेटा बाय दिस मेथड। द ऑब्जर्वेशंस विद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है इसमें ना एग्जिग्रेट नहीं करा जा सकता, बढ़ा चढ़ा के दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है? फर्दर मोर, दिस टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी टेकन एज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द अदर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी कि जब किसी डेटा को अदर मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन में जाना है तो शुरुआत लेकिन किससे करते हैं हम? तो आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स किस पे जाएगी? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में। इसके मेरिट्स के नाम पे क्या है? सिंपल है, नॉन टेक्निकल पर्सन भी इस टाइप की प्रेजेंटेशन में चीजों को समझ सकते हैं। एक खासियत और पढ़ी आपने, तो इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया, इस तरीके की प्रेजेंटेशन में बढ़ा चढ़ा के दिखाया नहीं जा सकता। और ये एक तरीके से बाकी प्रेजेंटेशंस के लिए पहला स्टेप हो सकता है। अब इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं, लिमिटेशन मतलब डीमेरिट्स पढ़ते हैं।
However, this method is not preferred by statisticians simply because it is dull, monotonous, and comparison between different observation is not possible in this method. कमी क्या क्या है? बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए मोनोटोनस है। एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक होता है डेटा एकदम से दिख जाए, है ना, और एक है पूरे नोट्स बने हुए। अच्छा, इसके अलावा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर बहुत सारी चीजें हो तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, अब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? जैसे पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर दें। कैसे? मेल फीमेल, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट, गवर्नमेंट जॉब वाले, नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, और क्या, एम्प्लॉयमेंट, और पता नहीं क्या क्या क्लासिफिकेशन हम कर दें। तो बेटा एक बात बताओ कि वो जो टेक्सचुअल मेथड होता है ना, उसमें इतनी सारी क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, वो मिक्स हो जाएगा। टेबुलर में जबकि आप क्या कर सकते हो, टेबुलर में सब कुछ दिखा सकते हो एक साथ, लेकिन टेक्सचुअल में ये सब नहीं कर सकते। तो क्या इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स भी सुन लिया आप लोगों ने? समझ में आ गए? कोई बहुत डिटेल में जरूरत जाने की है भी नहीं, और समझ में आती है हमें पूरी पूरी बात। तो ये बेसिकली मैंने कौन सा बता दिया आपको? टेबुलर। टेबुलर में जितनी लाइनें अंडरलाइन करवाई हैं, इसके बाद का कोई एक क्वेश्चन भी बनता नहीं है, ना पेपर में आ सकता। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको यहां पे एक चीज बता देता हूं। ये देखो, ये जो है, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं आपका कैप्शन। क्या नाम देते हैं इसे? कैप्शन। ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इस बॉक्स के लिए नाम होता है बॉक्स हेड। क्या नाम होता है? बॉक्स हेड। इसके अलावा ये वाली जो चीज है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, स्टब। क्या यूज होता है? स्टब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो टेबल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है ना, जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं इसे? तो भैया एक एक चीज बता दिए, किसको क्या बोला जाता है? कैप्शन। येलो वाले को, ऑरेंज वाले बॉक्स को बॉक्स हेड, रेड वाले बॉक्स के चीजों को बॉडी, ब्लू वाले बॉक्स की चीजों को स्टब। आइए जरा देखिए। कौन सा? हाँ, मतलब बेसिकली ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है। ये एमएफटी क्या होगा? मेल फीमेल और टोटल मेल फीमेल और टोटल मेल फीमेल। अब ये तो डेटा पढ़ना पड़ेगा हमें। ट्रेड यूनियन के लोग हैं, टीयू मतलब ट्रेड यूनियन, ठीक है। और इन मतलब एक कैटेगरी क्या बनाई है कि ट्रेड यूनियन में कितने लोग हैं और नॉन मेंबर कितने लोग हैं। फिर जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, जो नॉन मेंबर है उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ऐसे करके ये क्लासिफिकेशन है। आइए जरा एक काम करते हैं, ये पढ़िए जरा पूरा पैराग्राफ। जो मैंने अभी समझाया है ये वही है।
जो जो बताए थे वर्ड्स वो सारे लिखे हुए हैं। टेबल अंडर कंसिडरेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड बॉडी। कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल। Caption is the upper part of the table describing the column and sub-column, if any. आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। द बॉक्स हेड इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड कॉलम, सब कॉलम, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट along with कैप्शन, यानी कि कैप्शन बॉक्स हेड में ही कवर होता है। फिर उसके बाद स्टब is the left part of the table providing the description of row, or last but not the least body is the main part of the table that contain numerical things। वही सब लिखा हुआ है जो आपको बता दिया। पक्का। इसके बाद अगर हम बात करें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कौन सा है? लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई। तो बेटा एक बार आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इनमें कोई खास चीजें तो नहीं है लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा। पाई चार्ट तो पता है ना कैसे करते थे पाई चार्ट? ये जैसे पाई, एक क्वेश्चन है, अरे इधर देख, रेवेन्यू इन मिलियन ऑफ रुपीज, 80, 190 ऐसे दे रखा है इनका टोटल। तो हर किसी को उसके टोटल से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई किससे? इनको बोलते हैं सेंट्रल एंगल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? सेंट्रल एंगल्स। बस सेल्फी करना है। हाँ जी, क्या बोलते हैं इन्हें? सेंट्रल एंगल्स। ध्यान रखना, इस पे प्रैक्टिकल भी आ जाता है। और प्रैक्टिकल कैसा आता है सुन लो, मैं दिखा देता हूं। थोड़ा सा चैप्टर बच जाएगा, कल कर लेंगे, ठीक है? लेकिन करेंगे अच्छे से ही, मैंने बता दिया। थ्योरी है तो इसलिए ये नहीं सोचना बस ऐसे ही कर दो। जब वेटेज अच्छी है और कम, ये देखो एक क्वेश्चन देखना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका भी सेट ए और सेट बी दोनों करना है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था। चलो करो, क्वेश्चन नंबर 3 करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है यार, इतनी देर का काम, जितनी देर तुमने लगाई है इतना टाइम नहीं लगता। ये बी, बी नीचे डी है। ये ऐसे करना था। लिखा है कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर। ठीक है, ये दे रखा है आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट? बेटा लार्जेस्ट कितना है? 35। स्मॉलेस्ट कितना है? 12। 35 और 12 में कितने का फर्क है? अरे 35 और 12 में कितने का फर्क है? 23 का। 23 डिफरेंस है। और अपॉन में ये टोटल बताना कितना है, और मल्टीप्लाई बाय, तो सीधा डिफरेंस, एंगल का ही डिफरेंस निकल जाएगा। सही है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है इस चैप्टर से।
तो दोस्तों ऐसा है, मेरे को लगता है कि ना मुझे आगे का जल्दी में नहीं बताना, मैं अगली क्लास में बता दूंगा चाहे। ठीक है।